अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। कम जन्मे हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद कहूँगा प्रदीप जी को कि आपने मुझे, जिनका मैं इतना बड़ा फैन हूँ, जिनका बड़ा इतना मैं चाहने वाला हूँ, उनके एक अवार्ड के लिए मुझे आपने चुना, मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सानू जी। अब मैं अनुराधा जी से आग्रह करूँगा कि वो भी दो शब्द कहें बिहार के लिए। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर को मेरा प्रणाम। प्रदीप जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिस इंसान को मैं देव तुल्य पिता समान समझती हूँ, अटल जी के नाम का ये सम्मान, और वो भी अनुराग जी के हाथों मुझे मिला है, इसके लिए मैं जितने भी आभार व्यक्त करूँ शब्द कम पड़ते हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बिहार से मुझे बहुत सारा प्रेम मिला है छठ के गानों के द्वारा। तो जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ तो छठ के गीत चारों तरफ बजते हुए सुनाई देते हैं। बस इसी तरह से आपका सभी का प्रेम, आपका सम्मान, आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। नमस्कार। इस तरह के बड़े इवेंट के आयोजन में कुछ चेंजेस होते हैं लास्ट मोमेंट में, इसलिए थोड़ा क्षमा करेंगे अगर आपको बहुत ज़्यादा ये व्यवस्थित न लग रहा हो। मैं अब चाहूँगा कि विवेक ठाकुर जी वो दो शब्द कहें। बिहार से आते हैं, बिहार के सुपुत्र हैं, और मैं चाहूँगा कि बिहार के बारे में और अभी की स्थिति में कम शब्द में कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। सबसे पहले तो मैं प्रदीप जी और उनके टीम को बधाई देता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्रयास और सफल आयोजन जो आपने करवाया है, और ये एक पॉजिटिव और सकारात्मक कार्यक्रम का जो आपने पहल किया है, ये दूसरा कार्यक्रम है मेरे ख्याल से आपका ये प्रयास, 5वां। तो ये इसके लिए आप और आपकी टीम बहुत बधाई का पात्र है। और मैं पहले सोच रहा था, जब आप सबसे पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा लेके आए थे एक चर्चा करने, कि दिल्ली कराना उचित होगा कि पटना कराना उचित होगा, लेकिन जैसा और पहले के वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में जिंदगी बनाते हुए जो सीढ़ी और ऊंचाई पे लोग पहुंचे, तो लगता है कि बिहार का दर्शन दिल्ली में ही जब लोग इस मंच पे आते हैं तो सही मायने में हो पा रहा है। और जैसा श्वेता जी कही कि कहीं ना कहीं कुछ एक चीज की प्रतीक्षा है, तो प्रतीक्षा तो सही में है, कशिश भी है कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास है, इसी को लेकर हम वर्तमान में जीते जीते भी अब थोड़ा थक से रहे। तो उम्मीद की किरण जो है इस सकारात्मक कार्यक्रम से जो आपने नींव बोया, ये एक बहुत ही बड़ा आपने पहल किया है। और मुझे एक छोटा सा संस्मरण याद पड़ रहा है, बिहार की प्रतिभा कैसी है, ये तो बोलने वाली बात है नहीं। एक बार इसी दिल्ली के लोधी गार्डन में सुबह टहलना जब दिल्ली रहते थे तो होता था, और अब तो हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम सबके परम आदरणीय अरुण जेटली जी का भी नित्यदिन वहां जाना होता था दिल्ली में, और सुबह में टहलने के बाद गप के बहुत शौकीन थे अरुण जी, सब लोग जानते हैं, तो कुछ एक दो चाय वगैरह की व्यवस्था रहती थी, तो 10-15 लोगों को बैठा कर वो चाय पिलाते थे और बात करते थे।
वो दिन एक ऐसा था कि अमेरिका का रेटिंग स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी, जो वर्ल्ड का रेटिंग का सबसे बड़ा कंपनी है, वो प्रथम स्थान से गिरा के दूसरे स्थान पे करते। और जब अमेरिका, पूरे दुनिया में हंगामा था, अमेरिका का रेटिंग पहला बार जो है प्रथम स्थान से दूसरा था। और वो स्टैंडर्ड एंड पुअर कंपनी का जो ग्लोबल हेड था वो भी था बिहारी। और उधर से हम टहलते हुए जैसे घुसे तो अभी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश जी, वो भी थे, हम लोग साथ ही आए और सीधे चले गए अरुण जी के पास। तो अरुण जी दूर से कहते हैं कि बाप रे बाप, आज सब बिहारी सब हमारे तरफ भी आ रहा है, आज अमेरिका भी तबाह है बिहार से, कहीं आज हमारा दिन ठीक कटेगा कि नहीं कटेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार की प्रतिभा ऐसी है कि पूरे दुनिया में एक लोहा माना जाता है। और हमको लगता नहीं है कि अब यूके के प्राइम मिनिस्टर भारतीय बने हैं तो उनकी भी टीम में बिहारी है। अमेरिका में भी व्हाइट हाउस में बिहारी लोग अब जा चुके हैं। तो अब सब जगह तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन अपने बिहार का नवनिर्माण में ही हम लोग जो है फंसे हुए हैं, दिल्ली में या लंदन में या बंबई में। और वो जो श्वेता जी और अंजना जी कहें कि जब ट्रेन पकड़ के हम लोग चलते थे और वहां से जिस तरह से हमने जो सीख अब हासिल की, तो हम डरते हैं ना घबराते हैं। तो हमको लगता है कि वो समय आ रहा है और इस कार्यक्रम के बहाने आपने जो नींव बोया है, पेबैक टाइम जिसको बोलते हैं, वापस बिहार का समय आ रहा है कि चलो कुछ करें, क्योंकि कोई और करने वाला नहीं है, करना हम लोग को ही अपने राज्य के लिए है। इसलिए इस बात को भी ये जो है ये दिमाग में कहीं ना कहीं हम लोग को लेके चलना है। और वो दिन भी आएगा, बहुत चीज ऐसा है जो असंभव लगता था वो भी अब देखने को मिलता है। हमको लगता है वो दिन भी आएगा, बिहार का भी नवनिर्माण होगा और पुराना जो गौरवशाली इतिहास है उसको भी हम जीते जीते अपना देख लेंगे। कम से कम प्रगति पथ पे है, उस बिहार को हम लोग वापस ला के देख लेंगे। इसी कामना के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। अब मैं अनुराग जी से पहले, बिकॉज एक छोटा सा अवार्ड जो कुछ लोग बच गए हैं उनको भी अभी देंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद अनुराग जी से फिर चैट करूँगा मैं। उससे पहले मैं अपने गार्जियन प्रभात झा जी से आग्रह करूँगा कि वो भी कुछ चंद शब्द बिहार के लिए, क्योंकि बिहार की क्रीड़ा जब भी उनसे बात होती है बिहार के लिए बहुत सोचते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभात जी 2 शब्द हमें कहें। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग जी, सांसद विवेक ठाकुर जी, विश्व प्रसिद्ध 2 गायक कुमार सानू जी और आदरणीय अनुराधा पौडवाल जी, मैं आप सबके बीच 2 सत्रों में लगातार बोल चुका हूं। बस एक हंसने के लिए एक बात बताता हूं आपको अटल जी के बारे में। अटल जी का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना अच्छा था। वो ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के खिलाफ। मैं उस समय स्वदेश में संपादक था और उनका भांजा रूप मिश्रा जो सांसद भी रहा, मंत्री भी रहे, तो मेरे साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने अटल जी को कहा कि बिहार का लड़का है, स्वदेश में काम करते हुए आपका प्रचार करता है, रात दिन और 3-4 बजे रात को सोता है। तो अटल जी ने कहा कि यार मिलना है उससे, मिलवा, कौन है वो लड़का। तो मैं पूड़ियों के ढेर पे सो गया था, रात को आके पूड़ी खाते थे, क्योंकि उस समय इस तरह के चुनाव नहीं लड़े जाते थे। लोगों के घरों से पूड़ियां आती थी और देश भर से लोग आए हुए। 7-7:15 बज रहे थे तो अटल जी से मुलाकात तो हुई थी, लेकिन अटल जी को इतने करीब। तो अनूप जी ने कहा प्रभात अटल जी। तो अटल जी ने अनुराग जी जो शब्द कहा कि मैं अटल तुम बिहारी, दोनों मिलके अटल बिहारी।
अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि उनका इतना स्नेह था कि डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने आडवाणी जी और अटल जी को कन्विंस किया। नेहरू जी के जमाने से अष्टम सूची में मैथिली नहीं आ, लेकिन इतना अच्छा डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने उनको कन्विंस किया। और अटल जी मिथिला के बारे में जानते थे, अटल जी बहुत विद्वान आदमी। और उसके बाद अष्टम सूची में स्थान दिया। दरभंगा में गए, मैथिली में उन्होंने शुरुआत की कि सब गोटा के प्रणाम करे छी, आई हम किस देवालय एलो है आ सबके, नीक लागत सबके। जो जो दरभंगा में रहे होंगे सुना होगा उस समय। ऐसे अटल जी के सम्मान से सम्मानित सभी लोगों को मैं उनके यशस्वी जीवन की कामना करता हूं। और एक मेरे युवा मंत्री जो सर्वाधिक लोकप्रिय है अपने काम से, अपने शरीर की, उनके शरीर की स्वस्थता की चर्चा सब लोग करते हैं। भगवान उनको सदैव स्वस्थ रखें और भारत की वो सेवा करते रहें और ऐसे ही कार्यक्रमों में आकर सबका उत्साह बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ये अवार्ड के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा श्री फूलकांत झा जी और उनके तरफ से पंकज जी हैं, वो आ जाए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा शंकर के झा जी को, CEO इकोटेक सॉल्यूशंस, वो कृपया मंच पे आए। और अनुराग जी से फिर आग्रह कि वो उन्हें सम्मानित करें। इसके बाद डॉक्टर प्रिया भारती, चेंज कर लो ना, ITBP, उनको चाहूंगा कि वो मंच पे आए। डॉक्टर प्रिया भारती, श्री अभिषेक कुमार, इवोल्यूशन एजुकेटर, श्री अभिषेक कुमार जी, श्री सामने आइए, श्री राजेश ठाकुर जी, सोशल वर्कर प्रसिद्ध, आ जाओ। खुशबू तुम भी आ जाओ। श्री रितेश आर जायसवाल जी, IS ऑफिसर, वो अभी नहीं है। और ये अंतिम है श्री नीरज कुमार जी, श्री नीरज मिश्रा जी। यस प्लीज। जाने माने प्रख्यात युवा नेता, उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें और उसके बाद थोड़ा बहुत एज ए जर्नलिस्ट मैं इनसे चिट चैट करूंगा। हालांकि ये मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन ये जो चिट चैट होगा वो थोड़ा गंभीर होगा। थैंक यू।
बिहार विमर्श पंचम अटल मिथिला सम्मान समारोह एही कार्यक्रम में हमरा उपस्थित होयबाक मौका भेटे एही बात का लेल हम एही कार्यक्रम के आयोजक के बहुत धन्यवाद दै छियनि। तो प्रदीप जी, बिहार विमर्श एवं अटल मिथिला सम्मान समारोह के शुभ कार्यक्रम के अवसर पर हमारे बड़े भाई वर्षों तक हम सबको संगठन में बहुत कुछ सिखाकर और ऊर्जा देने का जिन्होंने काम किया, पूर्व सांसद और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे आदरणीय प्रभात झा जी, युवा तेज तरार नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय विवेक ठाकुर जी, और जिनके साथ आप लोगों ने थोड़ा अन्याय किया, जिनका 2 मिनट हम मधुर गीत सुन सकते थे लेकिन आपने उनको भी भाषण देने पे मजबूर किया। ऐसे सुरों के सरताज आदरणीय कुमार सानू जी, आदरणीय अनुराधा पोटवाल जी, और जिन्होंने आज का एक कार्यक्रम करवाया ऐसे आदरणीय प्रदीप झा जी, और जो कार्यक्रम के पीछे से पूरी ताकत लगा रहे और जिनके अनुरोध पर आदरणीय संजय मयूख जी हमारे एमएलसी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी भी हैं, उपस्थित सभी नेतागण, उपस्थित सभी संस्था के माननीय सदस्य, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज के इस कार्यक्रम के आयोजन पर प्रदीप जी आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और धन्यवाद इस बात का देना चाहता हूं कि आपने इस पर 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। एक बिहार विमर्श, क्योंकि जब भारत की बात होगी तो बिहार की बात होगी ही, और जब बिहार की बात होगी तो मिथिला के बिना बिहार की बात अधूरी ही रहती है। और जब हम अटल जी की बात करते हैं तो अटल जी के बारे में तो इतना ही कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी हम सबके लिए जहां एक और प्रेरणा स्रोत थे, पथ प्रदर्शक थे। अटल जी के न केवल एक कवि बल्कि उनके स्वभाव की आज कितने वर्षों के बाद कुमार सानू जी और मैं तब से लेकर अब तक केवल अटल जी की ही बात कर रहे थे। ऐसा व्यक्ति युगों युगों में कभी एक बार कोई आता है, वो अटल जी ने आकर वो छाप जो हमारे भारत रत्न रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मुझे आज भी एक उदाहरण में अटल जी के बारे में जरूर देना चाहता हूं। कारगिल का युद्ध चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी उस समय हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, प्रेम कुमार धूमल जी वहां के मुख्यमंत्री थे, और उस युद्ध के समय अगर पूरे देश में से कोई एक राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री भी और प्रभारी भी वहां पर गए तो वो दोनों वहां पर कारगिल के युद्ध में गए, और जब एक बंकर में गए बाकी जगह जाके हालचाल पूछ रहे थे तो एक हॉल में काफी सैनिक इकट्ठे थे, तो एकदम से जैसे रेडियो पर कुछ आया तो जोर से नारे लगने शुरू हो गए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद। तो इन दोनों को लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद को सैनिक कैसे बोलते, भारत माता की जय तो चल सकता है। और वो घोषणा ये हुई थी कि अटल जी ने, अमेरिका का एक न्योता था कि आओ यहाँ आकर आपकी बात को सुलझा देते हैं, जो एक दूसरे के बीच में मनमुटाव है, जो अतिक्रमण हुआ है उसको लेकर युद्ध विराम हो जाए। अटल जी ने कहा कि जब तक मैं एक एक घुसपैठियों को अपनी सीमा से बाहर नहीं करवा देता तब तक मैं भारत छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये अटल जी ने कहा ही नहीं, करके दिखाया। दूसरा उदाहरण 1997 में जब पहली बार अमेरिका गया तो 15 अगस्त के आसपास वहां पर शिकागो में ट्रेड फेयर लगता था, और उस ट्रेड फेयर में मैकॉमिक प्लेस है शिकागो में,
वहां पर अखबारें पढ़ी होगी, तो लंच के टाइम पे हमने अखबार उठाई तो देखा उस पर लिखा था इंडिया सेलिब्रेट्स द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स। यानी कि सपेरों और भिखारियों के देश के रूप में हमारे देश को दिखाया गया और एक तरह से मजाक उड़ाने का प्रयास किया। और मेरे मन पे बहुत बीती। मैं 23 वर्ष का था, विदेश यात्रा पर पहली बार गया था, एक्सपोर्ट का काम करता था उस समय। लेकिन उसके 2 वर्षों के बाद जब अमेरिका फिर गया ट्रेड फेयर पे, तो दुनिया भर के देशों ने क्या लिखना शुरू कर दिया सन 2000 तक, इंडिया इज द इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। और वो कैसे हुआ वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। पोखरण बम धमाके ने दुनिया को हिलाकर रख दिया और ये बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। और अटल जी झुके नहीं। दुनिया भर के लोगों ने सैंक्शंस लगाने का प्रयास किया, लेकिन अटल जी झुके नहीं। दूसरी बात, जहां हम बिहार की कर रहे हैं, तो बिहार का इतिहास गौरवमयी रहा है। और एक वक्त था जब बिहार की संस्कृति ने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार संस्कृति धरोहर का केंद्र था। एक वक्त ऐसा भी था जब बिहार ही संपूर्ण धरा को दिव्य ज्ञान देने वाला केंद्र था। फिर चाहे वो बात नालंदा की हम करें कि उसके अकूत ज्ञान के भंडार की हो, या फिर भगवान बुद्ध के जीवन मात्र को दिए सभी संदेशों की बात, इस तमाम विषयों में बिहार का कोई सानी नहीं था और ना ही होगा। यहां तक कि भगवान महावीर ने भी अपनी तपोभूमि के लिए बिहार की धरा का ही चयन किया। इसी के साथ साथ माता जानकी का अवतरण भी बिहार की भूमि पर ही हुआ। सिख पंथ के धर्म गुरुओं ने, एक नहीं अनेकों ने, बिहार की भूमि को ही अपने ज्ञान के लिए और साधना के लिए उसको ही चुना था। महात्मा गांधी हो या हमारे किसान आंदोलन के प्रणेता सहजानंद सरस्वती जी हो, इन्होंने भी बिहार के लोगों में विशेष ऊर्जा को देखकर उसे ही अपना कार्य क्षेत्र चुना था। तो बिहार की भूमि ने एक नहीं अनेकों ऐसे महानुभावों को जन्म भी दिया, आगे बढ़ने का अवसर भी दिया। और मित्रों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि लगभग आधे विश्व पर हमने सांस्कृतिक उपनिवेश कायम किया है। और सांस्कृतिक उपनिवेश का मतलब है कि हमने विश्व को अपने विचारों के ज्ञान से सींचा है और जीता भी है। ये भूमि बिहार ही है, जहां से हमने पूरे विश्व को ज्ञान और विचार के माध्यम से रास्ता दिखाने का काम किया है। और जब जब देश को और विश्व को जरूरत पड़ी, तब बिहार ने और बिहारियों ने आगे बढ़कर रास्ता दिखाया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज मोदी जी के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है, तो बिहार की बहुत बड़ी भूमिका भारत को आगे ले जाने में होगी। और अमृत काल से स्वर्णिम काल की ये यात्रा जो हमारे 25 वर्षों में है, उसमें बिहार की और हमारे मिथिला की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। मित्रों, मैं यही कहूंगा, जब सैकड़ों वर्ष पहले विश्व अंधकार में चल रहा था, तो तब भी बिहार से ही एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जब लोकतंत्र पल्वित और पुष्पित हो रहा था। यहां सभा और समिति के माध्यम से आधुनिक लोकतंत्र के विकास पर विमर्श हो रहा था। जब कौटिल्य को, चाणक्य को देश को दिशा दिखाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने इसके लिए बिहार के ही युवा चंद्रगुप्त को चुना था। और महान चंद्रगुप्त ने अपनी प्रतिभा, लगन और अपनी क्षमता के आधार पर और इसका परिचय देते हुए ऐसे महान साम्राज्य की स्थापना की जिसने पूरे विश्व में प्रसिद्धि पाई। मित्रों, बिहार बुद्ध की भूमि है और बुद्धिमानों की भूमि भी है। और बुद्ध की भूमि से हम यही कह सकते हैं कि भारत ने बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। और आज ये भी कह सकते हैं कि भगवान बुद्ध के विचारों को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए, प्रसारित करने के लिए महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को
दुनिया के कोने कोने में भेजा। तो मौर्य वंश के महान राजा जिसने अखंड भारत पर जन कल्याण की भावना के साथ शासन किया, भारत के मौर्य वंश की नींव रखने वाले इस राजा ने भारत के उत्तर में हिंद कुश से लेकर गोदावरी नदी तक राज्य का विस्तार किया था और इसके साथ साथ बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो ऐसी अनेक बातें जो हमारे इतिहास से निकलकर आती है वो आप सबको पता भी है। मैं लंबी लिस्ट आपको पढ़ कर बता भी सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा मित्रों, जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे बिहार को कोसी महासेतु दिया, तो वहीं मोदी जी ने कोसी रेल महासेतु देने का काम भी हमारे बिहार को किया। और ऐसी अनेकों घोषणाएं जो नरेंद्र मोदी जी ने की वो उनको पूरा करने का कार्य भी किया। इनमें से कुछ मैं अवश्य आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि डिजिटल क्रांति की हम बात करें तो बिहार में जब मैं आदरणीय प्रभात जी अपने क्षेत्र को देखता हूं तो मुंबई की जिस नगरी से कुमार शानू जी और अनुराधा जी आई, वहां पर आजकल एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, एवीजी सेक्टर की बहुत बात होती है। अब लगता है टेक्नोलॉजी का जमाना है तो केवल मुंबई में ही होगा, ऐसा नहीं है। आज बड़ी बड़ी फिल्मों की भी बात करें, अगर उसके लिए एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स और यहाँ तक कि स्पेशल इफेक्ट्स देने का काम कहीं पर होता है तो हमारे बिहार के युवा बिहार में बैठकर वहां से भी भारत की फिल्म इंडस्ट्री को अपना काम करके दे रहे हैं और दुनिया की फिल्मों तक भी अपने काम की पहचान बना रहे हैं। ये बिहार के युवाओं की ताकत है और ये डिजिटल क्रांति है। जो मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे वो यही है। बिहार के चुनाव में जब पिछली बार गया तो बड़ी बड़ी अखबारों से ज्यादा ताकत वहां के यूट्यूबर्स की थी या अपने फेसबुक चैनल चलाने वालों की। और मैंने संजय भाई से उस समय पूछा, मैंने कहा संजय जी हम कितनी अखबारों को देखेंगे और कितने यूट्यूबर्स को देखेंगे। और विवेक जी आपको याद होगा जब एक रोड शो हम लोग कर रहे तब उसके बाद एक छोटी बैठक में जब हम लोग गए, क्योंकि प्रभात जी का बहुत लंबा अपना अनुभव मीडिया के क्षेत्र में भी रहा। प्रभात जी आपके सामने कितनी तेजी से समय बदला है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। तो आज बिहार के युवाओं ने अपनी ताकत उस क्षेत्र में भी दिखाई। मैं दोनों यहाँ पर जो इतने बड़े संगीतकार हमारे बैठे हैं जिन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देश और दुनिया में करोड़ों लोगों का दिल जीता है, मेरा अनुरोध आपसे रहेगा, मेरे मिथिला के रहने वाले ऐसे जो हुनर वाले हैं, जो अपने छोटे छोटे वीडियो डालकर भी जिनके लाखों फॉलोअर्स बन जाते हैं, आप उनको भी मुंबई की नगरी तक ले जाने का और फिल्मों तक पहुंचाने का और उनके गाने की आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम अवश्य करें। जहां तक सड़कें बनाने की काम है, पुल बनाने का काम है, अब मैं उस पुल की बात नहीं करूंगा जो 2 बार ढह गया। वो 1750 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, पता नहीं खर्च हुए कहां पे, मैं उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जॉब के बदले जमीन कौन मांगता है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मंच हैं राजनीति करने के। मैं ये कह रहा हूं कि हमने केंद्र से क्या क्या दिया है मोदी सरकार से, तो मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल और पुल के निर्माण का काम हुआ। मुंगेर से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाया गया। रोडवेज के लिए जो सड़कों के निर्माण के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मोदी सरकार ने दिए और 13 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिए। भारतमाला के जो हमारे प्रोजेक्ट है उसमें लगभग 45,000 करोड़ रुपए दिए गए। बिहार झारखंड, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर कहा मैं तो पहले बिहार का हिस्सा था तो झारखंड में चला गया, मैं इतने कहूंगा बिहार झारखंड एक्सप्रेसवे के लिए भी 28,500 करोड़ रुपए दिए गए और 6800 करोड़ रुपए की लागत से गंगा जी पर पुल और सड़क का उन्नयन को मंजूरी भी दी गई है। लगभग 3400 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना लागू की गई है। लगभग 230 किलोमीटर लंबा असम दरभंगा हाईवे का काम चल रहा है। 175 करोड़ रुपए की लागत से मधुबनी में पीएम सड़क योजना का काम चल रहा है। लगभग 13,400 करोड़ रुपए की लागत से पटना में मेट्रो का काम शुरू हो गया है।
और यही नहीं, सुपौल अररिया रेल मार्ग पर काम शुरू हो गया सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से। रेलवे ट्रैक पर ऐसे अनेकों काम केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स से लेकर अन्य ऐसी परियोजनाएं जो कभी सोचा न था वो भी मोदी सरकार ने पूरा किया। और बक्सर में उस महान वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज का काम भी हुआ। कोसी नदी पर 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का काम चल रहा है। बक्सर के चौसा में 1360 मेगावाट की क्षमता से पावर प्लांट का काम। अब मैं ऐसी अनेकों आपको बातें सुना सकता हूं क्योंकि 12-15 पन्ने हैं, मैं समय इस पर नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं प्रदीप जी को इतनी बात जरूर कहूंगा कि प्रदीप जी, ये कार्यक्रम केवल अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं होते, ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए जो बहुत ग्रामीण अंचल से निकलकर आज दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन गए। आज हमारे बीच में कुछ बड़े पत्रकार भी थे, सुप्रियो जी भी थे, और सुप्रियो जी ने ठीक कहा कि उन्होंने शायद 25-28 साल काम किया, लेकिन टीवी चैनल को खड़ा करने के लिए किया, कभी मंच पर नहीं आए, लेकिन उनको भी मंच देने का आपने काम। कुमार शानू जी करोड़ों लोगों तक अपने संगीत के माध्यम से उनके दिल जीतने का काम किया है। अनुराधा जी ने भजनों से लेकर फिल्मों से लेकर अन्य तरह के गाने गाकर करोड़ों लोगों तक अपनी मधुर आवाज को पहुंचाने का काम किया है। तो उन करोड़ों दिलों को जीतने वालों को भी इस मंच तक पहुंचाने का काम प्रदीप जी आपने किया है। उसके लिए आपको और आपकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई। वैसे तो शनिवार और रविवार जो अपनी भाषा में कह रही थी, कौन कह रही थी? अंजना जी, कि शनिवार रविवार और लिट्टी चोखा की बात करके गई। आप भी मुझे लिट्टी चोखा की बात करके यहाँ तक लाए थे, लेकिन कभी दर्शन तो हुए नहीं। लगता है कि इसके बाद मिथिला थाली खाने को जरूर मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? कहा यही क्या था, मैंने कहा 5 स्टार होटल में करने वाले, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने वाला मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे लगता है प्रदीप जी ऑर्डर करने वाले। आपको जल्दी हम लोग मिथिला की धरती पे बुलाएंगे और वहीं पे दही चूड़ा पान मखान सब वहीं होगा। दही चूड़ा नहीं, इनको वहां पे दामाद वाला भोजन कराना होगा, उसमें सिर्फ 75 व्यंजन बनते। तो एक बार फिर आपका ज्यादा समय न लेता हुआ मित्रों, बिहार विमर्श की बात में मैं इतना ही कहूंगा। भारत अगर लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था 2014 में थी, तो 9 सालों में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। लेकिन अगर 5वें से दुनिया की सबसे बड़ी 3 अर्थव्यवस्थाओं में जाना है, तो हमारे बिहार को और तेजी के साथ अपनी भूमिका निभाना है। और मैं देखता हूं, जब मैं मिथिला के अपने मित्रों के बीच में बैठता हूं, इतनी मीठी बोली है आपकी। मुझे तो लगता था मेरी पहाड़ी बोली हिमाचल की बहुत मीठी है, लेकिन मिथिला की बोली इतनी मीठी है कि वो आपस में लड़ते हैं तब भी पता नहीं चलता लड़ रहे हैं कि बातचीत ही कर रहे हैं। ये खासियत है और इसको बचाए नहीं रखना, इसको आगे बढ़ाने का काम करना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी की सरकार में दूरदर्शन हो या ऑल इंडिया रेडियो हो या कोई भी प्लेटफॉर्म होगा, हम अपनी मीठी मिथिला की भाषा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस बात का विश्वास आपको जरूर दिलाता हूं। और मैथिली को आगे बढ़ाने का काम मेरा अकेले का नहीं, हम सब इकट्ठे मिलकर करेंगे। मैं इतना ही आपको विश्वास दिला सकता हूं। आप सब जुड़े, शानदार कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला। धन्यवाद अनुराग जी। चूंकि कार्यक्रम को अब समाप्त करना है, तो चिट चैट का कार्यक्रम मैं कैंसिल करता हूं और अगले अतिथि हमारे आ चुके हैं, जो एक अंतिम वार्ता होगी। और मैं साधुवाद देना चाहूँगा अनुराग जी को, कुमार शानू साहब को, अनुराधा पौडवाल साहब को, प्रभात जी को, विवेक जी को और ख़ास करके प्रदीप जी को, जो उन्होंने कार्यक्रम का
बहुत ही अच्छे से शुरुआत की है, 5 साल से कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि वो करते रहे, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और मैं इसलिए प्रदीप जी को पहले बुलाऊंगा, वो धन्यवाद ज्ञापित करें, और फिर हमारी होस्ट आशा जी से भी अनुरोध करूँगा कि वो अब देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस मंच से विराजमान हमारे देश के सबसे युवा प्रसिद्ध प्रेरक केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि इन्होंने बिहार विमर्श के लिए और अटल मिथिला सम्मान के लिए जब मैंने चर्चा किया और संजय मयूर जी के संग उनसे मिला, दीपक ठाकुर जी थे, पवन सिंह जी भी थे, मगर वो आज है नहीं, किसी कारणवश उनकी शूटिंग चल रही है। उन्होंने हर्ष के साथ स्वीकार किया कि मैं मिथिला और बिहार विमर्श दोनों में आऊँगा। तो सभी लोगों से आग्रह है कि माननीय मंत्री जी का एक बार जोरदार स्वागत किया जाए। और माननीय मंत्री जी का बिहार से ये सही बोले कि मिथिला के बीच में वो अक्सर बैठते हैं, उनके इर्द गिर्द काफ़ी मैथिल हैं, तो एक नेचुरली कनेक्शन हो जाता है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक गायक पद्मश्री श्री कुमार सानू जी का भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इन्होंने कोलकाता जिनको जाना था, वो फ्लाइट मेरी वजह से कैंसिल करके दिल्ली आए और इस कार्यक्रम में भाग लिए। बिहार के लिए, बिहारियों के लिए, मिथिला के लिए और अटल, खास करके अटल जी के नाम पे जो अटल मिथिला सम्मान होने जा रहा है उसके लिए। हमारे मंच पे विश्व प्रसिद्ध, विश्वविख्यात बॉलीवुड के और भजन संगीत के गायिका माता तुल्य श्रीमती अनुराधा पौडवाला जी बैठी हुई हैं। उनका भी बहुत जोरदार स्वागत तालियों के साथ। बहुत कम टाइम में उन्होंने हमें हाँ करी थी कि नहीं, मैं अटल जी के नाम पे और बिहार के कार्यक्रम है तो मैं पक्का आऊंगी। मंच पे आसीन पिता तुल्य श्री प्रभात झा जी, जिनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। हमेशा से सुबह से लेकर अभी तक 8 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक बैठे हुए हैं, तो उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। अभिभावक तुल्य, पिता तुल्य हैं, साथ में हमारे साथ बड़े भाई की तरह इस कार्यक्रम की जब हमने परिकल्पना की थी इस बार के लिए, तो मैंने विवेक भैया के घर पे गया था। उन्होंने कहा झाजी कार्यक्रम करिए, कर्नाटक का इलेक्शन है लेकिन उसके बाद करिए। तो विवेक भैया जी का भी स्नेह हमेशा मुझे मिलता है, बहुत सहयोग इस कार्यक्रम के लिए वो उनसे मिला है, तो उनके लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। पूरे ठाकुर परिवार के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। बाबूजी भी आए थे, माता जी भी आई थी, भाभी जी भी थी, बहन भी थी, सब लोग आए थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ख्याल से कोविड के बाद डॉक्टर साहब पहली बार दिल्ली आया है इस कार्यक्रम, किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और इस कार्यक्रम का मंच का संचालन कर रहे थे हमारे राजीव मिश्रा जी, जिनका कोई जो अपने आप में मीडिया जगत में एक हस्ती है, कोई परिचय के मोहताज नहीं, लोकसभा टीवी के CEO रह चुके हैं, कई अन्य मल्टीनेशनल कंपनी में भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनके लिए भी जोरदार ताली। इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए जितने भी लोग आगे बढ़कर आए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए, उन तमाम मित्र का, उन तमाम साथी का भी स्वागत है, तमाम मीडिया गण का भी स्वागत है। कार्यक्रम हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अगला सेशन स्टार्ट है। हमारे चीफ गेस्ट उस सेशन के पद्म भूषण रजत शर्मा जी पहुंच चुके हैं, तो आप सभी को दोबारा धन्यवाद। और अगला सेशन तक प्रतीक्षा करें, फिर हम लोग भोजन के लिए यहाँ से प्रस्थान करें।